हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आ गए हैं अपनी अगली क्लास में। और किरण प्रकाशिकी जो कि एक बड़ा चैप्टर है, लेकिन ज़रूरी है इसके बारे में जानना, क्योंकि प्रतिबिंब प्रतिबिंब बनते रहते हैं। प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? गाड़ी चला रहे हैं, कार में बनता है ना शीशे में प्रतिबिंब, और पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते रहते हैं। तो प्रतिबिंब बनने के पीछे क्या कारण है, क्या रहस्य है, ये हमारी समझ में आ जाना चाहिए। चलिए देखते हैं। अब आगे बढ़ गए हैं गोलीय सतह पर प्रकाश का अपवर्तन। गोलीय सतह पर प्रकाश का अपवर्तन। तो यहां पर हम गोलीय सतह पर प्रकाश का अपवर्तन के लिए एक सूत्र बना लेंगे पहले। ठीक, जो सूत्र बनेगा उसका फिर इस्तेमाल करेंगे। देखिए बच्चों, बात क्या है, सूत्र बनाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है सूत्र को लगाना। इस चैप्टर में सबसे बड़ी समस्या यही है कि इसमें जो सूत्र बनते हैं वो लगते नहीं हैं सवालों पर, क्योंकि इसमें क्या है, एक चिन्ह पद्धति है, और चिन्ह पद्धति को समझना, उसका बार बार अभ्यास करना और अपने फार्मूले, अपने फंडे एकदम क्लियर कर लेना, ये बहुत ज़रूरी है। माध्यमों के बदलने पर प्रकाश किस प्रकार गमन करता है अपवर्तन में, इस बात की जानकारी पूरी तरह होनी चाहिए। ठीक, तो पहले हम सूत्र बनाते हैं गोलीय सतह पर प्रकाश का अपवर्तन। अब ये गोलीय सतह किस तरह की लेना चाहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गोलीय सतह किस तरह की लेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रकाश को विरल माध्यम से सघन माध्यम में ले जाएंगे या सघन माध्यम से विरल माध्यम में ले जाएंगे, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सूत्र बनेगा सबके लिए एक जैसा ही होगा। ठीक, तो क्या करते हैं, आसान सा जो एनसीईआरटी में है वही बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो पेपर में आ गया, परीक्षा में आ गया, तो वही लिख देंगे। ठीक, और उसे लगाएंगे फिर, वो फिर अलग बात है। जब उसे लगाएंगे जगह जगह पे, फिर लगाने का अभ्यास करेंगे। ठीक, ये वीडियो भी बड़ा है, हिम्मत न हारना, बीच में इसे छोड़ मत देना, गजब हो जाएगा। पेपर में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक गोलीय सतह बनाते हैं। गोलीय सतह बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ इस तरीके से एक गोलाकार सतह बना लेते हैं। ये बना लिया, बना नहीं, गोला नहीं बना, बनना नहीं, जैसा बनाना चाहता था मैं, फिर बनाता हूँ। 3 बिंदु लिए मैंने, और यहाँ एक बिंदु लिया, और अब इस बिंदु तक मैं लाऊंगा इसको। गोला 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 बन जा, गोला बन जा, ये बन गया। ठीक, ये बन गया गोलीय सतह है, और इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ ऐसे, देखिए ऐसे। ठीक, तो ये जो माध्यम है हम इसको मान लेते हैं सघन माध्यम, और इसका जो अपवर्तनांक है उसको ले लेते हैं n2। और अब बनाते हैं प्रकाशिक अक्ष, ऑप्टिकल एक्सिस। अपवर्तन में यह अक्ष जिस पर प्रतिबिंब बनते हैं, वस्तुएं रखी जाती हैं, इसे प्रकाशिक अक्ष कहते हैं। और दर्पणों में इसको मुख्य अक्ष कह देते हैं, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। अपवर्तन में क्या बोल देते हैं इसको, प्रकाशिक अक्ष, ऑप्टिकल एक्सिस। तो प्रकाशिक अक्ष बनाते हैं और मानते हैं कि जो गोला है, इस गोले का कहीं पे यहाँ पे केंद्र है, और इस तरीके से एक प्रकाशिक अक्ष बना लेते हैं। क्योंकि प्रकाशिक अक्ष पर ही बिंदु वस्तु या कोई वस्तु रखेंगे, तो ये बन गया प्रकाशिक अक्ष, प्रकाशिक अक्ष हो गया। ये जो केंद्र है यहाँ पर इस गोले का, जिस गोले का ये हिस्सा है गोलाकार, इस केंद्र को C लिख देते हैं। केंद्र को C लिख दिया ऐसे, और जो इसकी त्रिज्या है उसको बता देते हैं कि भाई जो त्रिज्या है इसकी, ये यहाँ से ये R है। यानी जहाँ पे अपवर्तन होगा
सतह से इसकी त्रिज्या को r बता दिया। देखो ठीक है। अब हम इस कांच को या कांच के अंदर की चीज़ को थोड़ा सा रंग देते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए कि भाई ये कांच है। देखो ये रंग दिया मैंने, हल्का सा मैं इसको रंग देता हूँ कि ये कांच है। सघन माध्यम को क्या कह रहा हूँ मैं? कांच कह दे रहा हूँ। पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें कोई कुछ भी होगा, इसमें क्या है, फर्क पड़ता है। सघन माध्यम हो, विरल माध्यम हो, ये तो बात है बाद की, क्योंकि अपवर्तनांक के पदों में सूत्र बन गया आएगा, लो बन गया। ठीक। अब यहाँ जब बाहर है माध्यम, यहाँ उसे मान लेता हूँ विरल माध्यम। ये विरल माध्यम हो गया, विरल माध्यम, और इसका अपवर्तनांक हो गया n1। विरल माध्यम में कोई बिंदु वस्तु रख लेते हैं। बिंदु वस्तु यानी प्रकाश अक्ष पर एक वस्तु मान लेते हैं, छोटी सी बिंदु के रूप में। तो ये हो गई बिंदु वस्तु। ये देखो, ये रखी मैंने यहाँ प्रकाशिक अक्ष पर, ये हो गई बिंदु वस्तु। बिंदु वस्तु, सरल, बिल्कुल सीधी बात। अब यहाँ से कोई प्रकाश किरण ले जाके देखते हैं कि उसके साथ यहाँ क्या घटना या दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट, है ना। देखते हैं। अब यहाँ से कोई प्रकाश किरण यहाँ डालते हैं तो ये गई, देखो ये रही प्रकाश किरण, ये जा रही है ऐसे। ठीक। अब यहाँ पर अपवर्तन होगा, होगा ही होगा। यहाँ पे अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन में क्या करें? अपवर्तन होगा भी नहीं तो हमको कराना है, क्योंकि हमें अपवर्तन का सूत्र बनाना है। ये बना लिया हमने अभिलंब, ये है n, ये बन गया अभिलंब। अभिलंब के साथ बना हुआ कोण आपतन कोण होगा, ये बना दिया मैंने I। अभिलंब के साथ बना हुआ कोण आपतन कोण होगा। इस बिंदु पर अपवर्तन हो रहा है, मान लीजिए, मोटी मोटी सी बात है, कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात भी नहीं है इसमें। उसके बाद जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब की तरफ झुकेगी, इसका कोण घटेगा। तो सीधी जा रही थी, देखो इस तरफ, है ना, तो कोण घटेगा तो इस तरफ आएगी, ये मान लो। और ये जो कोण है अभिलंब के साथ, ये बनेगा R, और ये क्या बनेगी? ये बिंदु वस्तु है, इसको O मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट। और इसे क्या मान लेते हैं? इसे मान लेते हैं I, यानी इमेज, यानी प्रतिबिंब। और रास्ता किरण का बिल्कुल साफ हो रहा है, ये देखो ऐसे। एक किरण जो इससे मिलेगी, इस प्रतिबिंब को बनाएगी, सीधे प्रकाशिक अक्ष से जाएगी लंबवत। आप जानते हैं कि लंबवत अगर जाएगी तो उसमें कोई विक्षेप नहीं होगा, वो सीधे आगे बढ़ती रहेगी और यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो यह किरण जो है, देखो लंबवत जा रही है बिल्कुल, एल ऐसे। ठीक। तो ऐसी घटना बहुत सी किरणों के साथ होगी, ऐसी घटना बहुत सी किरणों के साथ होगी। यहाँ से निकलेंगी, वहाँ मिलेंगी, वहाँ मिलेंगी। ठीक। तो जहाँ पर ये मिलेंगी, ये ऐसी किरणें बहुत सारी, यहाँ क्या है? वस्तु का प्रतिबिंब है। तो इस चित्र में यह वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब माध्यम के अंदर बना हुआ प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में हम जानते हैं कि ये दिखता नहीं है, हमें दिखता है आभासी प्रतिबिंब। ये वास्तविक प्रतिबिंब है, ये पर्दे पर आ सकता है, फिल्म के पर्दे पर आ सकता है। ठीक। तो यहाँ पर इस चित्र में ऐसा हो रहा है। ये बात सरल हो गई भाई, अपवर्तन सब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कोण मोण भी मिल गए। कह रहा ये कोण I और R मिले हैं, इनके आधार पर या इनसे संबंधित कुछ कोण हैं जो ऑब्जेक्ट यानी बिंदु वस्तु के हैं। ऑब्जेक्ट पर बनने वाला कोण ये है अल्फा, और प्रतिबिंब पर बनने वाला कोण बीटा, और अभिलंब जो कोण बनाता है केंद्र के साथ, इस आधार या अक्ष के साथ, ठीक, प्रकाशिक अक्ष के साथ, ये है गामा। इन कोणों का संबंध I R से स्थापित किया जा सकता है। उसके लिए पहले एक छोटा सा लंब डाल लेते हैं, ये रहा लंब। इस लंब को डाल देते हैं M, इसे बना देते हैं P ऐसे। और जो P की दूरी है यहाँ से
सतह से ये ना के बराबर है, इसको ख़त्म कर देते हैं क्योंकि छोटे कोणों पर ये सूत्र बनेगा। अल्फा बीटा गामा ये सब छोटे छोटे कोण होंगे, साइन आई साइन आर सब छोटे छोटे कोण होंगे, ठीक। तो छोटे कोणों पर ये सूत्र बनेगा। अब मान लीजिए हम लिखते हैं संबंधों को, तो सबसे पहले हम आई का संबंध बनाना चाहते हैं, तो आई कैसे प्राप्त होगा? त्रिभुज ओ सी एम, त्रिभुज ओ सी एम में जो आई है वह बहिष्कोण है। कैसा कोण है? बहिष्कोण है। अब लिख देते, देखो त्रिभुज ओ सी एम में, ओ सी एम में आई बहिष्कोण है, बहिष्कोण। बहिष्कोण है तो बहिष्कोण को ऐसे लिख सकते हैं ना, पेट पटास है, ये लो पेट पटास है, बहिष्कोण है। तो क्या बनेगा बहिष्कोण? आंतरिक कोणों का योग होता है, तो गामा प्लस अल्फा, गामा और अल्फा को जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा? आई प्राप्त होगा। तो आई का मान हो गया गामा प्लस अल्फा, ऐसे। ये कोण है, कोण के लिए कोण का प्रतीक लगाते हैं कई बार ना, ऐसा भी कर देते हैं, ये ऐसे लिखते हैं, मान लो अल्फा, ठीक, ये भी लिख देते हैं। ये 9th क्लास में लिख देते हैं, यहाँ कोण का प्रतीक लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सब चलता है। 12वीं क्लास में आ रहे हो, कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पर भी देखा जाए तो सी एम आई, ये त्रिभुज है, देखो त्रिभुज सी एम आई में गामा बहिष्कोण है। तो त्रिभुज सी एम आई में गामा बहिष्कोण है, बहिष्कोण है। तो यहां पर क्या करें? गामा किसके बराबर है? आर प्लस बीटा के। तो यहां पर जो गामा है वो बराबर है आर प्लस बीटा के, ऐसे देखो। तो यहाँ से आर का मान भी आ जाएगा। कितना आर हो जाएगा? बताओ बताओ बताओ, कितना आर हो जाएगा? आर हो जाएगा गामा माइनस बीटा, ये आर हो जाएगा। तो एक संबंध यहाँ से स्थापित हुआ आई के बारे में, एक संबंध यहाँ से स्थापित हुआ आर के बारे में। बन गया त्रिभुजों के अंदर का खेल सारा का सारा। अब बिंदु एम पर अपवर्तन के नियम के अनुसार क्या लिखें? बिंदु एम पर अपवर्तन के नियम के अनुसार, चलिए लिखते हैं। बिंदु एम पर अपवर्तन के नियमानुसार, ये हो गया इसका इलाका है, लो ठीक चलेगा नीचे यहाँ पे। अब क्या करें? यहाँ का विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या हुआ? n1, और यहाँ पे कोण कितना? i। तो लिख देंगे n1 i और n2 r, ये लिख देंगे ऐसे, ठीक। ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, कैसे? छोटे कोण के लिए क्या कर देंगे? बहुत छोटे कोण के लिए होना कितना चाहिए? देखो होना ये चाहिए, पूरा लिखता हूँ मैं पहले। n1 साइन, तो वो सर ये कहाँ से आ गया डायरेक्ट? n2 साइन r, ये होता है, देखो n1 i, n2 ये रहा और ये r हो गया विलंब के साथ कोण। ना 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 ना, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये याद नहीं होता। अरे आसान है यार, इसको सीधे याद नहीं करना, इसको लिख के देख लो, इसको एक बार लिख के देख लो, याद हो जाएगा। अब बहुत छोटे कोण के लिए n1 i n2 r, तो क्या करें? छोटे कोणों के लिए क्या करते हैं? साइन थीटा को बराबर कर देते हैं थीटा के। देखो ये छोटे कोणों के लिए शर्त है, बहुत छोटा कोण होगा तो साइन थीटा का मान थीटा के बराबर हो जाएगा, ना 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 ढींग, ठीक। अब ये आ गया, देखो अब आई का मान लगाओ, ये रहा आई का मान, गामा प्लस अल्फा। तो ये हो गया n1 गामा प्लस अल्फा
N2 बराबर में पहुँचे, ये है गामा माइनस बीटा, ये आ गया देखो। ठीक, डन। अब गामा को अलग करें, अल्फा बीटा को अलग करें, ब्रैकेट खोल लें, यानी N1 गामा प्लस N1 अल्फा N2 गामा माइनस N2 बीटा, ये हो गया। गामा को एक तरफ कर लें, बीटा को एक तरफ कर लें, तो ये हो गया N1 अल्फा प्लस N2 बीटा, और यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, गामा कॉमन हो जाएगा, गामा N2 माइनस N1, बस हो गया काम, हो गया काम। ठीक, छोटे कोण के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फिर लिख देंगे बहुत छोटे कोण के लिए यहीं पे tan थीटा इक्वल टू थीटा, ये भी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, छोटे कोण के लिए, छोटे कोणों के लिए, यानी छोटे कोणों के लिए दो बातें आई हैं, साइन थीटा थीटा और टेन थीटा भी थीटा, ये आ गया। हो गया। अब टेन अल्फा लगा देंगे, N1 टेन अल्फा N2 टेन बीटा, और ये हो गया टेन गामा N2 माइनस N1, ये रहा। ठीक, अब ये सब समकोण त्रिभुज में देख लेंगे भाई, अल्फा बीटा गामा क्या होंगे। ठीक, अब देखो ये रहा, अगर अल्फा की बात करें तो ये है MP बटे OP। ठीक, लिख देते हैं इसको, N1 MP बटे OP प्लस N2 टेन बीटा, टेन बीटा ये रहा देखो, ये है MP बटे PI, PI से लेके यहाँ तक, P से लेके I तक पूरा ये आधार है इस समकोण त्रिभुज में, MPI वाले त्रिभुज में, तो ये हो गया MP बटे PI। अब टेन गामा से बन जाएगा देखो MP बटे PC, MP बटे PC, N2 माइनस N1, ये आ गया। ठीक, हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखो MP 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 ML MP MP MP, ठीक, MP गया, पूरा हटा दो MP इसमें से, तो ये आ गया N1 बटे OP N2 बटे PI, और PI क्या PI बराबर N2 माइनस N1 बटे PC, ये आ गया सूत्र। ये सूत्र तैयार हो गया तुम्हारा, ये सूत्र है N1 N2 में। ठीक, अब ये सूत्र लगने की स्थिति में नहीं पहुंचा, अभी इसे लगाएंगे तब उसकी स्थिति में पहुंचाएंगे। अब देखिए OP जो है, ये OP है U, और U कैसा दिख रहा है, U दिख रहा है माइनस का, अगर चिन्ह लगाएंगे तो ये U हो गया और माइनस का हो जाएगा ये, और ये R हो गया, और ये क्या मिलेगा, ये मिल गया V, यानी इमेज की स्थिति। ठीक, तो इन प्रतीकों को लगा दो, N1 बटे OP N1 बटे U प्लस N2 बटे V, और ये N2 माइनस N1 बटे R। ठीक, अब लगाएं चिन्ह पद्धति लगा देने पर, अब क्या करें, चिन्ह पद्धति लगा देने पर, चिन्ह पद्धति अनुसार, तो चिन्ह पद्धति अनुसार क्या करें, कौन प्लस कौन माइनस, अपवर्तक तल से, देखो ये रहा अपवर्तक तल, अपवर्तक
तल, रिफ्रैक्टिंग सरफेस कह सकते हैं इसको, ठीक है। इधर जो दूरियां हैं वो कैसी हैं, माइनस ऋणात्मक हैं, और इधर जो दूरियां हैं वो धनात्मक है। तो देखा जा रहा है कि भाई u जो है वो ऋणात्मक है। इस चित्र के अनुसार हम बना रहे हैं तो u ऋणात्मक है, ठीक। तो ये हो गया -n1/u प्लस n2/v बराबर n2 माइनस n1/r। v और r ये दोनों अपवर्तक तल में उस तरफ हैं, तो इधर की दूरियां कैसी होती हैं, धनात्मक, इधर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो एक ही दूरी बदली जाएगी। सूत्र को थोड़ा ठीक करते हैं, n2/v माइनस n1/u n2 माइनस n1/r। तो सूत्र है तैयार, ये सूत्र है तुम्हारा तैयार। ये लो, ये हो गया सूत्र तैयार, ठीक। त्रिज्या, गोलीय अपवर्तक तल की त्रिज्या। अब इसमें कोई सा माध्यम हो, कुछ भी हो, सूत्र यही है, सूत्र यही है, सबके लिए यही सूत्र है। इसमें r बदल देंगे, प्लस माइनस r हो जाएगा, n1 n2 बदल जाएंगे, u v में जो लगेगा वो सब, कुल मिला के सूत्र यही है, ठीक। अब इसको लगाने में दिक्कत आएगी, जब इसे लगाएंगे तो यहाँ पक्का करें कि ये जो जानकारी है n1, ये अपवर्तनांक है उस माध्यम का जिसमें ऑब्जेक्ट रखा है, वस्तु रखी है। n2 अपवर्तनांक है उस माध्यम का जिसमें प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। n2 n1 यहाँ जैसे यहाँ पर हैं बिल्कुल ऐसे ही लगे हुए हैं। ये जहाँ प्रतिबिंब बनेगा उसके अपवर्तनांक में से वह अपवर्तनांक घटाया गया है जहाँ पे वस्तु रखी है। त्रिज्या अपवर्तक तल की त्रिज्या है, ठीक। यह मान धनात्मक होगा अगर इस तरह का होगा, और उल्टा खुलेगा तो ये ऋणात्मक भी हो जाएगा, ठीक। कुल मिलाकर इस सूत्र पर हमें काम करना है और एक अच्छी खासी रिसर्च करनी है, इसको मजबूत करना है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। सूत्र को वहाँ लिख देता हूँ, कोने में सूत्र को सजा देता हूँ, सजा के लिख देता हूँ, ठीक। ये रहा सूत्र, देखो n2/v माइनस n1/u और n2 माइनस n1/r, ये है सूत्र, ठीक। इस सूत्र को लगाने की तरकीब आ रही है, तरकीब नंबर 1। क्या तरकीब है जरा देखें पहले। उदाहरण, अब यहां मुझे बताइए आप कि u कैसा होगा, v कैसा होगा। कह रहा जी ये एक अपवर्तक तल है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर सिर्फ 1 करोड़ रुपए के लिए ये आ रहा है, ठीक। 1 करोड़ में भी सस्ता है ज्ञान, ज्ञान तो 1 करोड़ में भी सस्ता है। ज्ञान कमा लिया, सारी उम्र कमाओगे, ज्ञान से ही सब कमाते। देखो हम पढ़े, हम देखो काम कर रहे हैं, कमाते हैं, सब कुछ ठीक से चल रहा है। ज्ञान बड़ा सस्ता है, ज्ञान जैसे मिल जाए वैसे सस्ता है, ठीक। चलिए, कह रहा इसकी जो त्रिज्या है, ये जो r है, इसका मान मैं बताऊंगा आपको बड़े प्यार से। कहता जी r जो है वो 10 है, 10 सेंटीमीटर। इसका अपवर्तनांक 1.5 है, बाहर जो है अपवर्तनांक 1 है। इसे क्या बनाएंगे, n1 n2 बनाएंगे इन दोनों को। ये अपवर्तनांक है, हमने कहा भाई ये वायु है, और इसको मैंने क्या, ठीक, ओके, बन गया। अब कह रहा जी बिंदु वस्तु यहाँ पर है, ये बिंदु वस्तु है, ये है यहाँ से
7 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसकी जो इमेज है, इसके जो प्रतिबिंब हैं, वो कहाँ बनेंगे और इस पे ये सूत्र लगेगा कैसे? ना 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 ना, लगा लो तुम लगा लो इस सूत्र को, पक्का कर लो भाई, इसमें ये मान कैसे रखोगे। ठीक, ट्राई मारो एक बार, जब तक लिख के देखोगे गलत नहीं होगा तब तक सही नहीं होता। शुरू में गलतियां होती हैं, बाद में ठीक होने लगता है सब कुछ। पहली बार में कोई बच्चा सही सूत्र में डाल देगा, इसकी संभावनाएं बहुत कम होती हैं, छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। तो पहले लगा लो इसको, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। चलिए लगा के देखो। अब देखो, इस सूत्र को मैं लिखता हूं, N2/V माइनस N1/U, N2 माइनस N1/R। ये रहा सूत्र जो है तैयार। अब आगे आ जाओ। सबसे पहले देखिए, जो वस्तु है वह किस माध्यम में है और अपवर्तक तल से वह धनात्मक दूरी पर है या ऋणात्मक दूरी पर है। अपवर्तक तल कहाँ है? कहता जी बिंदु वस्तु से कुछ किरणें निकाल दो प्रकाश की चारों तरफ। बिंदु वस्तु से कुछ प्रकाश की किरणें चारों तरफ निकाल के देखो और ये पता लगाओ कि अपवर्तन कहाँ कहाँ हो रहा है, और फिर ये पता लगाओ कि आपको अपवर्तन लेना किधर को है। अब देखिए, मान लीजिए इस बिंदु वस्तु से मैं कुछ प्रकाश की किरणें निकालता हूँ, कुछ इधर को, कुछ इधर को, कुछ इधर को, है ना, ऐसे निकालता हूँ। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ मुझे लेना नहीं है अपवर्तन, अंदर का अंदर थोड़ी अपवर्तन होना है। उधर को जाएगा, इधर मुझे मेरा मतलब नहीं है कुछ लेने का, इधर के हिसाब से मैं बना ले रहा हूँ, क्योंकि इधर मेरा प्रकाशिक अक्ष है नहीं। प्रकाशिक अक्ष की तरफ जाने वाली ये है, यहाँ पर अपवर्तन होगा, और ये बाहर, अपवर्तन से इसे बाहर आना है वायु में। ठीक, यानी अंदर से चली और बाहर आ गई वायु में, यानी ये सही तरीका है ऐसे। ठीक, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बाद की बात है, वो बाद में देखा जाएगा। कुल मिला के अपवर्तक तल से यह वस्तु धनात्मक दूरी पर है, ये बात पहली हो गई। यानी U का मान प्लस में 7 हो गया। और यह वस्तु किस माध्यम में है? 1.5। ये रहा वो N1, ये वो N1 है जो अपवर्तनांक है उस माध्यम का जिसमें वस्तु है। तो N1 का मान हो गया 1.5 पक्का। ठीक, अब अपवर्तक तल से जो त्रिज्या है यानी केंद्र है वो किस तरफ है? तो साफ दिख रहा है कि केंद्र तो अपवर्तक तल से धनात्मक पे, पॉजिटिव पे है। तो R का मान लगेगा, R का मान कितना बताया? 10, ये लगेगा +10, ये लग गया R का मान। अब वायु में, हवा में आया, अपवर्तन के बाद प्रकाश बाहर निकलेगा हवा में। अब चाहे यहाँ से निकले, यूँ निकले, यूँ निकले, निकलेगा तो हवा में ही। ठीक, तो कुल मिला के जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो कहाँ पहुँचा? हवा में। अपवर्तन के बाद प्रकाश कहाँ पहुँचा? प्रकाश किरण कहाँ पहुँची? हवा में। तो इसका मतलब N2 जो है वो लगेगा 1, और V का हमें पता नहीं, V आएगा अपने आप। समझ रहे हैं? एक बार प्रैक्टिस कर दी, एक बार लगा दिया, अब इसे हल करके देखो कि V आएगा कहाँ। चलिए, 1/V माइनस 1.5/+7 और 1 माइनस 1.5/10, ये लग गया। देखो N2 N1 के मान इसमें लग गए। अब इसे हल करके बताओ, फटाफट बताओ। 1/V क्या होगा? ये उधर चला गया, ये हो गया 15/70, और ये हो गया -1/20। ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, वो माइनस का बचेगा, 0.5/10, 1/20 हो जाएगा। हल कर लें इसको, इसका लघुत्तम बना लें 140, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा कितना? 2, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 7, ऐसे, क्योंकि यहाँ 15 है, यहाँ 1 है, बिल्कुल सरल सी बात है। तो 1/V ये आ गया। तो V का मान जो आया वो कितना आया? 140/23, यह आया सेंटीमीटर में, यह आया उत्तर।
140/23 ये धनात्मक वैल्यू है। इसका मतलब है कि धनात्मक वैल्यू है तो यहाँ पर है। अब देखेंगे कि 23 2 6 12 7 सेंटीमीटर से के आसपास, 7 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम आया। अगर इसकी गणना करें तो कितना बनेगा, देखो 23 7 7 या 21 7 दूनी 14 और 2 16, 6 दशमलव कुछ आ गया, मोटा मोटा सा हिसाब है। यानी बिल्कुल यहीं पे इसके पास इसका प्रतिबिंब बना। देखो यहाँ पे ये भी आ गई, देखो इसकी ऐसे। इसका मतलब घटना क्या हुई, अगर देखें इस घटना पर विचार करें, घटना क्या हुई। कह जी अपवर्तन के बाद ये किरण जो है थोड़ा सा बाहर को गई हो, अविलंब से दूर हटी और यहाँ से निकलती हुई प्रतीत होगी, यहाँ से निकलती हुई प्रतीत होगी। तो कैसा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है। यानी हवा में अपवर्तित किरण तो चली गई लेकिन इधर नहीं मिली, प्रकाशिक अक्ष पे नहीं मिली आके। तो इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब इधर नहीं बना। कहाँ बना, इसी के अंदर बना। कितने पे बना, 140/23 पे बना। तो बाहर से देखने पर ये वस्तु कितने पे दिखेगी, 140/23 पे दिखेगी, इसी के अंदर दिखेगी, आभासी प्रतिबिंब है। और है कितने पे, 7 पे है। तो V+ आने का मतलब प्रतिबिंब इसमें अंदर ही है। ठीक, तो कुल मिला के V बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है या रियल है। अगर वस्तु की ओर बन जाए, वस्तु की तरफ बन जाए तो फिर कैसा है, आभासी प्रतिबिंब है। अगर दूसरी तरफ आगे बन जाए तो वास्तविक प्रतिबिंब है। तो कुल मिला के ये बात समझ में आ गई, फिट हो गया मामला बिल्कुल। चलिए एक उदाहरण और ले लेते हैं। इस बार तुम मान लगा लोगे पक्का, मुझे भरोसा है, क्योंकि तुमने समझ लिया, कुछ तुमने समझ लिया, कुछ ज्ञान की बातें हो गई हैं। चलिए इस बार फिर बताता हूँ, अगला उदाहरण ले रहा हूँ। वैल्यू डालना सिखा रहे हैं बच्चों को, चिन्ह पद्धति कैसे लगाते हैं। कह रहा जी इस बार इस तरह का तल है, दबा हुआ तल, इसे कहते हैं अवतल। दबे हुए तल को क्या कहते हैं, अवतल। और उभरे हुए को क्या कहते हैं, उत्तल, उठा हुआ तल। ठीक, अब ये कांच है या कोई माध्यम है, ये पूरा सघन माध्यम है। इसका अपवर्तनांक है, वही दे देते हैं 1.5। ठीक, और इधर से बना देते हैं प्रकाशिक अक्ष। ठीक, वस्तु को यहां रख देते हैं, ये है वस्तु। ठीक, और वस्तु, और यहां बना देते हैं केंद्र, क्योंकि इस बार तो गोला इधर खुलेगा तो केंद्र इधर होगा। और इस बार फिर गोले को आर दे देते हैं, और गोले का आर जो है बिना किसी संशय के, बिना किसी डाउट के बना देते हैं। आर फिर वही बता देते हैं, चलो यार 10 सेंटीमीटर बता देते हैं, ये लो। ठीक, और जो वस्तु की स्थिति है यहाँ से ये बता देते हैं, यहाँ से अपवर्तक तल से 15 सेंटीमीटर पर ये वस्तु है। ठीक, और बाहर जो है, बाहर पानी है, बाहर पानी भरा है। पानी का अपवर्तनांक है 4/3। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये बताइए, और वह कहाँ दिखाई देगा या दिखाई नहीं देगा ये बताइए। आभासी प्रतिबिंब होगा तो दिखेगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो नहीं दिखेगा, पर्दे पर उतारना पड़ेगा, चमकीले पर्दे पर उतारना पड़ेगा। ठीक, चलिए लगाइए, सूत्र को उठा लीजिए फिर से। N2/V माइनस N1/U N2 माइनस N1/R। ठीक, चलिए देखते हैं वस्तु कहाँ पर है। वस्तु है 1.5 में, तो ये N1 हो गया, ये लो N1 वस्तु, U हो गया। तो U कितना हो गया, U हो गया 15। तो दो बातें सामने आ गई, एक तो N1 मिल गया, वो हो गया 1.5 जिसमें वस्तु है, एक U मिल गया। U कितना है, अपवर्तक तल से
उस तरफ है तो धनात्मक है, क्योंकि भाई कोई भी अपवर्तन होगा तो यहीं आके होगा। ठीक, तो इधर देखिए उल्टी दिशा में जा रही है, यानी अपवर्तक तल के इस तरफ है, तो u का मान धनात्मक है। ठीक, तो u भी हो गया तुम्हारा धनात्मक, कितना धनात्मक, कितना कितना कितना, ये हो गया तुम्हारा +15 सेंटीमीटर में है थोड़ा। इसके बाद अपवर्तन के बाद यह किरण इस माध्यम में निकलेगी। ठीक, अब ये मान लीजिए मोटा मोटा सा समझ लें ऐसे यूँ, तो ये अपवर्तन के बाद ये किरण इस माध्यम में निकलेगी ऐसे। तो ये अपवर्तन के बाद निकली, तो अपवर्तन के बाद किस माध्यम में निकली, 4/3 में। तो यहाँ ये बन गया तुम्हारा N2। ये लो, इमेज कहाँ होगी, V कहाँ होगी पता लग जाएगा, V कहाँ होगी ये पता लग जाएगा। ये हो गया N2, ये हो गया तुम्हारा 4/3। सरल। अब R के बारे में बताओ, R कैसा होगा। अपवर्तक तल से त्रिज्या इस तरफ है तो R का मान लगेगा माइनस में। ध्यान रहे R का मान कैसा हो गया, -10। ये लो, पक्का क्लियर, लगा लो फार्मूले में, फार्मूला लगा लो। ठीक, यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, तो 4/3/V माइनस 1.5/+15 बराबर 4/3 माइनस 1.5/-10। लो भाई ये आ गया, देखो हल कर लो इसको। अब यहाँ से v का मान निकाल लो, जो भी आएगा। चलिए, ये हो गया 4/3v और ये हो जाएगा 1/10 माइनस का 1/10, और ये 4/3 और ये 3/2, तो ये होगा कितना 6, 3 दूनी 6, 4 में से 6 गया, ये बच गया -2/3, -2/3 आ जाएगा। इसको 3/3 कर लें तो इसे लिख लेते हैं, हाँ -2/3, 4 माइनस 4.5 और नीचे आ गया -30। ये हो गया, देखो लो कुछ गलती हो जाएगी फिर। ये देखो ये आ गया, अब ये आ गया, इधर से थोड़ा हल करेंगे इसको आगे बड़े प्यार से। ये आ गया 4/3v बराबर -0.5/-30। ये आ गया। ठीक, अब ये हो जाएगा 60, 1/60 हो जाएगा ये। ठीक, तो 4/3v बराबर 1/60, इसे काट देंगे 20 से, तो v आ जाएगा +80 सेंटीमीटर। ये आ गया लो, यानी प्लस में आ गया, यानी 15 सेंटीमीटर की वस्तु जो है वो 80 सेंटीमीटर पे दिख रही है। ठीक, अब यहाँ ये देख लें कुछ गलती ना हुई हो। अब इसकी सही और गलत की जांच होगी, देखो कैसे करता हूँ मैं, इसकी जांच बताऊंगा आपको। यहाँ से 15 सेंटीमीटर से कोई किरण यहाँ डाली, तो यहाँ एक अभिलंब डाल दिया मैंने ऐसे। ठीक, तो ये अभिलंब जो है, यहाँ देखिए ये कोण है I। ठीक, तो R का मान इस कोण से बड़ा होगा। मान लीजिए ये अभिलंब है, अभिलंब के साथ ये कोण मान लीजिए यहाँ बनता है, तो मान बड़ा होगा ऐसे, यूँ यूँ बड़ा होगा ऐसे। ठीक, क्योंकि ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम में जाने पे अभिलंब के साथ कोण बढ़ेगा। ठीक, तो इसका मतलब है कि अगर ये कोण बड़ा होगा तो वस्तु वापस आएगी, यहाँ होगा। इसका मतलब है इस उत्तर में गड़बड़ है। इसे फिर से चेक करो, 4/3v माइनस 1.5 इतना, और यहाँ 4/3 5, ये माइनस नीचे माइनस, ये 1/10 जो है उधर लेके नहीं गए। हाँ, यहाँ देखो, ये देखो ये गड़बड़ है। लो, हो गया, पता लग गया क्या गड़बड़ है। देखो ये लो, अब करो, फिर से लिख दो 3v 1/60। चलो सॉल्व करो,
4/3v कितना हो जाएगा बताओ? उत्तर गड़बड़ मिला? ये हो जाएगा 7/60। अब हो जाएगा ये 20, तो v आ जाएगा 80/7। अब देखो उत्तर सही आ गया, 80/7। ये कितना होगा? ये v होगा 80/7 प्लस का होगा। तो जांच हो गई उत्तर की। देख लिया यहाँ पे, अविलंब के साथ कौन बढ़ेगा तो प्रकाश किरण इस दिशा में जाएगी, तो इसका मतलब पीछे हटाने पर यहाँ आएगा, तो यही है आभासी प्रतिबिंब। समझ गए होंगे, दर्पणों में बनाए होंगे, दर्पण में बहुत बनाए हैं हमने, ठीक है। कहीं से प्रकाश किरण आती हुई दिखती है तो पीछे आभासी प्रतिबिंब होता है। खैर, बात समझ में आ गई, बिल्कुल परफेक्ट लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थोड़ा और देखते हैं, अभी और पकाएंगे थोड़ा सा। चलिए मैं उधर एक सवाल लिखता हूँ, आप लगाइए। कह रहा जी ये कांच की एक प्लेट है, एक कांच की प्लेट है, ऐसे यो। इसका अपवर्तनांक n बराबर 1.5 है और इसके बाहर इधर भी हवा है जिसका अपवर्तनांक तुम 1 लगा लेते हो, इसमें तो कोई खर्चा नहीं है। और साहब इधर भी साहब हवा है साहब, इधर भी n बराबर 1 ही है साहब जी, है ना। अब कह रहा इसमें जो इसकी ये मोटाई है ये 10 सेंटीमीटर है। बड़ा ही प्यारा मनोरंजन करने वाला सवाल है, ठीक। अब इसके बाद कह रहा यहाँ कोई प्रकाशिक अक्ष बना के मान लिया एक वस्तु है, इसके अंदर ये बिंदु वस्तु है, हवा का बुलबुला ऐसे, और ये यहाँ से 3 सेंटीमीटर पर है। यहाँ से कितने पर है वास्तव में? 3 सेंटीमीटर पर है। कह रहा जी एक बार इधर से देखा जाए, एक बार इधर से देखा जाए, ठीक। तो ये कहाँ पर दिखाई देगा? इधर से देखने पर कहाँ पर दिखाई देगा? इधर से देखने पर कहाँ पर दिखाई देगा? इसे मान लेता हूँ कि ये आंक नंबर 1 है और ये आंक नंबर 2 है। सवाल क्या है? आंक नंबर 1 से देखेंगे तो ये कहाँ दिखाई देगा और आंक नंबर 2 से देखेंगे तो कहाँ दिखाई देगा? सूत्र ये लगेगा भाई, सूत्र वो लगाना है। हम आभासी और वास्तविक गहराई का सूत्र पढ़ चुके हैं, वो नहीं लगाना। हा 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 हा। ठीक, ये करो, ठीक है। ट्राई मारो, लगाओ, कैसे लगाओगे? ट्राई मारो, तब तक मैं बोर्ड को इधर से ब्लैक कर देता हूँ, ब्लैक बोर्ड, काला बोर्ड। करो, कोशिश करो, रुको मत, सवाल को कर लो, क्वेश्चन को करो, कोशिश करो, सवाल को करो, ऐसे नहीं बनेगी बात। लगाओ कुछ अट्टा-फट्टा लगाओ, कुछ सब फार्मूले लगाओ। फार्मूले लगाना ही तो जुगाड़बाजी है, बस फार्मूले लगाना सीख गए तो हो गया फिजिक्स यार, क्या बड़ी बात है। फार्मूले याद हो जाते हैं, लगते नहीं हैं, फार्मूले लग गए तो हो गया काम। लगाओ, कुछ करो, कुछ करो।
दिमाग से ये बात हटा दो कि ये कोई वीडियो लेक्चर है, दिमाग से ये बात हटा दो, ये तो क्लास है, ये मान के चलो अपनी क्लास में बैठे हैं, अपना पढ़ रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं, ख़त्म हो गई बात ख़त्म। क्या है इसमें, बिल्कुल सीधी सी बात है। इसको वीडियो लेक्चर की तरह देखोगे तो मुझे लगता है उतना मज़ा नहीं आएगा। इसको क्लास की तरह मानो, क्लास में बैठे हैं, अपना पढ़ रहे हैं आराम से। चलिए कर देते हैं इसको हल। ठीक, अब देखिए आंख 1 के लिए है ना, तो आंख नंबर 1 के लिए ऐसे वो रहा सूत्र, सूत्र को लिख लो पहले। N2/V माइनस N1/U N2 छींक आ गई यार, N1/R यार यहाँ। अब हम देख रहे हैं कि आंख 1 के लिए यहाँ से कोई किरण चलेगी तो यहाँ आंख में पहुँचेगी, तभी तो दिखेगा भाई, वैसे कैसे दिखेगा बताओ भाई, वस्तु से कोई किरण आंख में जाएगी तभी दिखेगा। तो यानी यह तल अपवर्तक तल है, आंख 1 के लिए यह तल अपवर्तक तल है जो दोनों माध्यमों को अलग अलग करता है। अब ये अपवर्तक तल एक सीधी रेखा है, यानी एक सीधा समतल है, ये मान सकते हैं। तो इसका त्रिज्या अनंत होता है। समतल तल की त्रिज्या क्या होती है बताओ, सीधे तल की त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है। तो इसका मतलब ये अनंत हो गया, ये लग गया अनंत। ठीक, अब R का मान लगेगा इसमें अनंत। अब यहाँ देखें वस्तु कहाँ पर है, वस्तु है 3 सेंटीमीटर पे और अपवर्तक तल से उस तरफ है धनात्मक, तो लगा दिया 1.5, वस्तु लगा दी +3 पे माइनस N2। आंख कहाँ पर है, N2 हवा में है, ये क्या बन गया, ये N2 बन गया। तो ये हो गया 1/V और यही मामला 1.5 1 माइनस और ये हो गया अनंत, क्योंकि अपवर्तक तल की त्रिज्या कैसी है, अनंत है। ठीक, तो कुल मिला के ये मान 0 हो जाएगा, क्योंकि कुछ किसी के बटे में अगर अनंत हो 0 हो जाता है। तो ये आ गया V, ये हो गया 1.5/3 और V हो गया 2 सेंटीमीटर। बड़े प्यार से प्लस में 2 आया, तो इसका मतलब ये वस्तु यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे दिखाई देगा। ये बन गया इसका V। ठीक, अब ये लग गया, उत्तर आ गया, समझ में आ गई बात कैसे लगाया देखो, पक्का। अब उधर से लगाओ, आंख नंबर 2 के लिए, ठीक है, यहाँ लगा देते हैं आंख 2 के लिए। आंख 2 के लिए कुछ नहीं करना तुम्हें, बस तुम क्या करो, इस 3 को 7 लिख दो, क्योंकि इधर से दूरी कितनी बनेगी, 7। एक तरीका तो ये है, क्योंकि चीज़ वही हो रही है, घटना तो वैसे ही हो रही है। 3 वाला कहाँ पे दिखता है, 2 पे, 7 वाला कहाँ दिखेगा मालूम पड़ जाएगा। एक तरीका तो यह है कि 3 के बजाय 7 लगा दो इसमें, यानी पलट लो। ठीक, उस तरफ से आंख नंबर 2 को यहाँ ले आओ, इसे 7 बना दो, आंख नंबर 1 को यहाँ रख दो। एक तो ये तरीका है, सिंपल सा तरीका है बिल्कुल। एक वहीं पे लगाते हैं, कहता जी यहाँ से निकल के और यहाँ आंख तक पहुँचेगा और ये बनेगा अपवर्तक तल। ठीक, अब देखो क्या होगा, इसमें जो वस्तु है वह 1.5 में है और इस अपवर्तक तल के माइनस में है। देखो ये अपवर्तक तल है तो वस्तु कहाँ है, माइनस में है, देखो इस तरफ है। तो 1.5 वस्तु है -7 पर, क्योंकि ये पूरा 10 है, देखो ये पूरा 10 है, ये 3 पे था, ये 7 पे हो जाएगा इधर से, सीधी सी बात है। माइनस आंख हवा में है, ये N2 हो गया, ये हो गया 1/V और यहाँ पर ये हो गया 1.1 माइनस 1.5 और त्रिज्या कितनी हो गई इसकी, ये हो गई इसकी त्रिज्या जो है अनंत।
ठीक, तो कुल मिला के v का मान कितना आ गया, v का मान आ गया -7/1.5। माइनस में आया, माइनस में आने से मतलब इस अपवर्तक तल से माइनस में यहाँ ये आ गया, ये आ गया v का मान। यानी अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से दिखेगा यहाँ पे 7/1.5 आ गया माइनस में। इसमें डालेंगे तो मान प्लस में आ जाएगा, क्योंकि बदल लेंगे आँख को, इस आँख को आँख नंबर 1 बना लेंगे, आँख नंबर 1 को आँख नंबर 2 की जगह भेज देंगे या हटा देंगे, और इस 3 को बना लेंगे 7। तो कुल मिला के ऊपर वाले से भी काम चल सकता है, ऊपर वाले में 3 को 7 बना दो तो यहाँ उत्तर आ जाएगा। आँख को बदल लेंगे बस, और उधर से लगाना चाहें तो उत्तर माइनस में आएगा, माइनस में आना भी चाहिए क्योंकि इधर से देख रहे हैं 7 पे है तो यहाँ दिखेगा, देखो इस अपवर्तक तल से माइनस में आएगा, उत्तर यहाँ दिखेगा। तो दोनों तरफ से लगा लिया, पक्का हो गया, पक्का डन, ओके। चलिए अब ले लेते हैं एक एनसीईआरटी का उदाहरण। ये उदाहरण 9 है। ये रहा उदाहरण, ठीक। वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच से किसी गोलीय पृष्ठ पर पड़ता है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। प्रकाश स्रोत से कांच के पृष्ठ से दूरी 100 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच के किसी गोलीय पृष्ठ पर पड़ता है, ठीक। वक्रता त्रिज्या 20 है, अपवर्तनांक इतने इतने, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक। अब देखिए चित्र क्या कहता है। चित्र ऐसा होता है, देखो यह है कांच, अपवर्तनांक है 1.5 और ये बन गया प्रकाशिक अक्ष, ये बन गया इसका केंद्र, ये बन गई त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी है, ये है 20 सेंटीमीटर, ऐसे, ठीक। प्रकाश स्रोत की कांच के पृष्ठ से दूरी 100 सेंटीमीटर है। तो ये प्रकाश स्रोत जो है यहाँ पर है, ये है प्रकाश स्रोत, और ये दूरी है 100 सेंटीमीटर, ऐसे, और ये वायु में है, वायु यानी n बराबर 1, ठीक। तो ये बिंदु जो है, बिंदु वस्तु मान लें प्रकाश स्रोत को, तो ये बता रहा है ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सरल सा सवाल है। चलिए देख लेते हैं भाई इसमें क्या क्या आएगा, कहाँ आने माने, ठीक। अब देखिए n1 ऑब्जेक्ट, तो n1 का मान कितना आ रहा है, जरा लगाएं देखें एक बार। n1 आ रहा है बस 1, u कितना आ रहा है, गोलीय पृष्ठ से इस तरफ है -100, u का मान हो गया -100, पक्का। बोर्ड में सवाल जो का तो आ जाता है, जो का त्यों आता है, बिल्कुल पक्का, डन। चलिए उसके बाद गोलीय पृष्ठ से जो त्रिज्या है वो उस तरफ है, तो r का मान धनात्मक लगेगा 20 सेंटीमीटर, ये आ गया r, ये लग गया 20। प्रतिबिंब जहाँ बनता है ये क्या बनेगा, ये बनेगा n2, देखो ये प्रतिबिंब बनता है, v हम निकाल लेंगे, ठीक। तो n2 का मान कितना आ गया, प्लस n2 का मान आ गया 1.5, प्लस में कहा यार, ये तो प्लस में ही होता है,
V अभी आएगा, ये होगा प्रतिबिंब की स्थिति। अब ये मान जो है उस सूत्र में लगा दो और ध्यान से देख लो कि कौन सा मान कहाँ लगा हुआ है, पक्का। ठीक, चलिए तो पहले लगाते हैं n2 यानी 1.5 और ये लगाते हैं v माइनस 1/-100 और ये तो सर जी हो ही गया, ये आ गया n2 माइनस n1/20 प्लस प्लस पड़ा। ठीक, अब ये हो गया 1.5/v और ये कितना बचेगा यार, ये हो गया 1/40 और ये हो जाएगा -1/100 उधर जाके, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा ना, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक, तो 1.5/v बराबर क्या करूँ, इसका लघुत्तम क्या लूँ यार, मैं 200 ले लूँ, 200 ले लेता हूँ। लो ये कितना, ये 5 और ये कितना, ये 2, ये आया लो। हाँ, अब 1.5/v बराबर 3/200, ये आ गया। ठीक, अब ये 3 पंजे 15, ये हो गया 0.5, तो v आ गया प्लस में 100 सेंटीमीटर उत्तर। तो v प्लस में आया, यानी यहाँ से प्रकाश चला और यहाँ पहुँचा तो ये v यहाँ मिला, ये v आ गया 100 पे, ये बन गई I यानी इमेज, ये रहा ऑब्जेक्ट। तो कैसी इमेज है, अगर अंदर v बन रहा है, माध्यम के अंदर v बन रहा है, यानी जिस माध्यम में वस्तु है उसमें नहीं बन रहा है, आगे बढ़ रही है, तो कैसी इमेज है। ठीक, प्लस में आ रहा है, कह रहे जी वास्तविक इमेज है, ये वास्तविक इमेज है, इमेज वास्तविक है। अगर इधर ही प्रतिबिंब बनता कहीं तो v इधर आ जाता माइनस में, तो आभासी हो जाता वो। ठीक, तो वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं, हालांकि हम यहाँ बिंदु वस्तु मान रहे हैं, तो बिंदु वस्तु में तो उल्टा सीधा कुछ नहीं होता, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं, याद रहेगा, दर्पणों में भी और अपवर्तन में यानी लेंस में भी, इस तरह भी। ठीक है, तो ये था गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन। ठीक, अध्याय में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका काम होगा आगे लेंस बनाने में, लेंस कैसे बनता है। मिलते हैं अगली क्लास में, बस हो गया काम, चलते हैं। ठीक है।